Hello everyone, welcome you all to Percham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी क्लासेस वीकली ट्यूसडे और फ्राइडे को शेड्यूल्ड रहती हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। काफी लंबे समय से LGBTQ कम्युनिटी की ये लड़ाई चल रही थी। 2018 में जब आर्टिकल 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसके बाद से यहाँ पर फिर से एक PIL फाइल की गई जिसमें यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज के लिए इक्वल राइट्स मांगे गए। और यहाँ पे देखिए ये पूरी की पूरी 10 दिनों की लंबे प्रोसीडिंग्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट था उसे जो है आप कह लो कि उसे अभी तक सेफ रखा था, और यहाँ पर अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो है 17 अक्टूबर को ये वर्डिक्ट सुनाया है। और इस वर्डिक्ट में ये निकल के आया है कि जो भी ये LGBTQ कम्युनिटी के पर्सन्स हैं, लोग हैं, उन्हें इक्वल राइट नहीं दिए जा सकते हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर। तो हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि क्या मुद्दा रहा है, किस तरीके से PIL में क्या क्या चीजों की डिमांड की गई है, जो PIL जिसने दाखिल की है उनका क्या कहना था, साथ ही साथ सेंटर ने क्या इसके अगेंस्ट में जो है आर्गुमेंट्स दिए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पूरी की पूरी यहाँ पे 5 जजेस की जो बेंच है उन्होंने इंडिविजुअली इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। और आप देखोगे ये जो डिसीजन आया है ये 3:2 के रेशियो में आया है। तो हम बात करेंगे कि आखिर कौन वो 2 जजेस हैं जिन्होंने LGBTQ की मैरिज को लेकर जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया है समाज में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में पूछा गया क्वेश्चन क्या था। मैंने पूछा था कि दी गई कोल की वैरायटीज में जो सबसे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट है वो किसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रासाइट। देखिए यहाँ पे समझिए हुआ क्या है। यहाँ पे 5 जजेस की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये पूरा का पूरा जो आपका केस था उसे देख रही थी। यहाँ पर जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल है, अब देखो नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल का मतलब यहाँ पे होमोजीनियस सेक्सुअल कपल्स की बात हो रही है। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कौन होते हैं? देखो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स नॉर्मल एक मेल और एक फीमेल होते हैं। होमो क्या होते हैं? जो सेम सेक्स के होते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो राइट टू मैरी है उसे अनक्वालिफाइड बताया गया है। कौन कौन इस बेंच में थे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, उसके बाद जो है 4 अदर जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे जिनका नाम है SK कौल, SR भट्ट, हिमा कोहली और PS नरसिम्हा। तो इन लोगों ने यहाँ पर इस पूरे मुद्दे की सुनवाई की। और सिर्फ सेम सेक्स मैरिज पे ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी क्योर कपल्स हैं या फिर जो भी LGBTQ कपल्स हैं उन्हें चाइल्ड एडॉप्शन राइट्स को, जो चाइल्ड एडॉप्टिंग राइट्स है उस चीज के लिए भी डिनाई कर दिया है। यानी कि सेम सेक्स के कपल जो है बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आर्गुमेंट्स रहा है। देखिए जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया, उन्होंने ये डिमांड की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर आप जेंडर न्यूट्रल कॉन्सेप्ट ले आइए। यानी कि उसके अंदर आप ये प्रोविजन इंक्लूड करिए कि जो जेंडर न्यूट्रल यानी सेम सेक्स के कपल्स हैं वो भी अपनी शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर कर सकें। हम आगे देखेंगे कि एक्ट क्या होता है, लेकिन पहले हम पूरी आप देख लीजिए कि पेटिशनर्स के द्वारा आर्गुमेंट्स क्या क्या दी गई। उसके बाद यहाँ पे पिटिशनर्स का कहना है कि अभी का जो प्रेजेंट एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके अंदर हमें जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा एक्ट जो है एक कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी का जो है उल्लंघन कर रहा है। अगर हम भारत के अंदर देखें तो LGBTQ कम्युनिटी 7 से 8% का आप कह लो पॉपुलेशन फॉर्म करती है। अब LGBTQI देखो इसमें कई सारे होते हैं, लेस्बियंस, गे, अलग अलग कैटेगरीज इस LGBTQ कम्युनिटी के अंदर भी हैं कई सारी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि
हमें भी ये अधिकार चाहिए, हमारे मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है वो रुकना चाहिए। नॉर्मल जो लोग मैरिज करते हैं उनके पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं, जो सरकार है, जो कोर्ट है, उनके अधिकारों का प्रोटेक्शन करती है। लेकिन जो होमोजीनियस सेक्सुअल कपल हैं, जो सेम सेक्स के एलजीबीटी के कपल्स हैं, उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। जो नॉर्मल मैरिजेस भारत में होती हैं, आप देखते हो, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस का होता है, जो मेंटेनेंस होता है, अगर हेट्रोसेक्सुअल मैरिज कपल्स के बीच में जो है डिवोर्स होता है, तो यहाँ पर हस्बैंड को, वाइफ को जो है मेंटेनेंस देना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप कह लो प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ता है, अगर डिवोर्स नहीं हुआ हो, नॉर्मल बेसिस पे भी जो फादर है वो फादर की प्रॉपर्टी सन इनहेरिट करता है। तो देखो, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि समाज में एक्सेप्टेंस जो है बहुत कम है, जो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है। अब यहाँ पर अगर किसी फैमिली का लड़का या लड़की इस कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उनको वो प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों को इनहेरिट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की कुछ सोच जो है हमारी सोसाइटी में है। तो यहाँ पर पेटिशनर्स इसी की बात कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। हमने 377 को डिक्रिमिनलाइज तो कर लिया है, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या। देखो यहाँ पर क्या होता है, ओल्ड एज में जो स्टेट होता है वो उनके स्पाउस को, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो जो वाइफ है उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे पेंशन्स और कंपनसेशन के भी प्रोविजंस हैं। लेकिन क्या ऐसा सेम सेक्स रिलेशनशिप में देखने को मिलता है, सेम सेक्स कपल्स के बीच में? तो ये इन्हीं सारी प्रोटेक्शंस की बात कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल प्रोटेक्शंस नॉर्मल शादियों में दिए जाते हैं, हमारे जो कपल्स हैं, हम जब शादी करें तो हमें भी ये अधिकार मिले। तो इनकी ये डिमांड थी। अब समझो स्पेशल मैरिज एक्ट कहता क्या है, क्यों इसके अंदर ये परिवर्तन लाना चाहते हैं। यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया जब हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग हटकर, इसके अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जो इंटरफेथ मैरिजेस करते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं, जैसे दो धर्म के अलग अलग लोगों ने अगर एक साथ शादी की है, या फिर किसी दो कास्ट के लोगों ने एक साथ शादी की है, तो वो यहाँ पर अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है रजिस्टर कराएंगे। ना कि अगर वो पर्टिकुलर पर्सन मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कराएगा, या फिर हिंदू पर्सनल लॉ के तहत अपनी मैरिज रजिस्टर कराएगा। तो इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, ताकि जो नॉर्मल इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज है उन्हें जो है यहाँ रिकॉग्निशन प्रोवाइड करा सके। देखो क्या है एप्लीकेबिलिटी इसकी। यहाँ पर ये जो पूरा स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये सभी धर्मों के लिए बनाया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट। ये आपस में अगर वही बात है कि इंटरकास्ट करें, तो यहाँ पे सारे धर्मों को इंक्लूड करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर ये पहले समाज के अंदर था, हमारे सोसाइटी में, कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज को भी मान्यता नहीं दी जाती थी। और अगर कोई इस तरीके से शादी करता था, तो वहां पर हमने देखा है कि ऑनर किलिंग जैसे जो है केसेस सामने निकल कर आए हैं। तो सरकार ने ऐसे कपल्स को जो इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, उन्हें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन ले आया गया। साथ ही साथ देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये भी बात कही जाती है कि जो पॉलीगैमी है, यानी मल्टीपल वाइफ्स को रखना, वो भी बैन कर दिया स्पेशल मैरिज एक्ट में। और साथ ही साथ अगर कोई भी पर्सन जो कि शादीशुदा है और उसने डिवोर्स नहीं लिया है अपने स्पाउस से, और अगर वो न्यूली मैरिज करता है, तो वो मैरिज जो सेकंड मैरिज होगी वो भी मान्य नहीं होगी, वो उसको भी रजिस्टर वो नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसएमए के अंदर कितने सारे प्रोटेक्शन हेट्रो जो जीनियस कपल्स हैं, जो नॉर्मल मैन और वुमेन शादी करते हैं, उनको प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे पेटिशनर्स यही कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा भी एक सेम सेक्स मैरिज यानी जेंडर न्यूट्रल मैरिज को ऐड कर दो। बस इतने ऐड करने से हमारी जो सारी चीजें हैं, हमारा जो प्रोटेक्शन है, हमारी जो इनसिक्योरिटी है, उसको जो है आप खत्म कर पाओगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल के आई। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो आपकी जो प्रॉपर पर्सनल लॉज हैं उनसे अलग है। देखो क्या है ना, कि जो भी मुस्लिम मैरिज एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उनमें अगर शादियां करनी है, सपोज किसी हिंदू को मुस्लिम से करनी है, या फिर किसी भी रिलीजन की कम्युनिटी के दूसरे करनी है, तो यहाँ पर उनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता था, तब उसके बाद जाकर जो है वो शादी कर सकते हैं। ऐसा मुस्लिम मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दिया गया है। बिना धर्म परिवर्तन के वो मैरिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में यही सही प्रोविजन है कि
आप जो है बिना अपना धर्म परिवर्तन किए आपस में शादी कर सकते हो, और राइट टू इनहेरिटेंस भी यहाँ पर ऐसे कपल्स को मिला कि जो पेरेंट्स जो है ऐसा करते हैं कि जो लव मैरिज या फिर जिन्होंने इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज की है उनको प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं, तो वो भी गलत है। जो कपल जो चाइल्ड है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी पे अधिकार अपना जो है उसके लिए बात कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट में कही गई। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है, और पिटिशनर्स ने बार बार इसी एक्ट के अंदर परिवर्तन लाने की बात कही है। अब सेंटर का क्या रिस्पॉन्स आया इसमें? सी, सेंटर का ये कहना है कि सबसे पहली जो बात है कि हम सेम सेक्स के जो भी रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं उनको हम इंडियन फैमिली यूनिट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक भारतीय जो परिवार है, आपको देखो ये चीज समझनी होगी कि भारत के अंदर सोसाइटी कैसी है। ये जो पूरा का पूरा इशू है सेम सेक्स मैरिज का, ये आपका सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और लेजिस्लेशन से ज्यादा आप कह लो कि ये सोसाइटी का मुद्दा है। क्योंकि देखो सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस जो है इतना आसान नहीं होगा इन्हें हासिल करना। हमने अभी तक देखा है कि भारत के अंदर काफी सारे ऐसे रीजन्स है जहां पे ऑर्थोडॉक्सिटी देखने को मिलती है। वहां पर इवन अभी तक के समय में भारत की जो सोसाइटी है वो आपकी इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो अब आपको आइडिया लग सकता होगा कि यहाँ पे इंडियन फैमिली यूनिट कहने से क्या तात्पर्य जो सेंटर है वो कहना चाह रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे भारत में जो हेट्रोसेक्सुअल मैरिज है, यानी कि वो मैरिज जो एक आदमी और एक औरत के बीच में होती है, वो सिर्फ एक शादी नहीं है, एक साथ रहने का तरीका नहीं है। कई सारे धर्मों में ये एक संस्कार है। हिंदू धर्म में एक संस्कार की तरह देखा जाता है। सी, हमारे धर्म में 16 संस्कार दिए हुए हैं, उनमें से वन ऑफ दी संस्कार है जैसे आपका कई सारे रिचुअल्स होते हैं जब से जो बच्चे का जन्म होता है और जब तक उसकी डेथ होती है, इस बीच में संस्कार दिए हुए हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है अपना धर्म फॉलो करते हुए करना होता है। इसमें आपका मुंडन संस्कार भी आता है, तो आपने एंशिएंट हिस्ट्री में काफी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे यही कहना है कि ये एक तरीके का संस्कार भी है। और जो सबसे जरूरी बात यहाँ पे सेंटर ने कही कि देखिए जो पूरा का पूरा मुद्दा है, क्योंकि ये सोशियो लीगल एक इंस्टीट्यूशन जो है वो जुडिशरी सेटअप नहीं कर सकती है, वो काम लेजिस्लेशन का है यानी पार्लियामेंट का है। तो सेंटर ने यहाँ ये कहा कि जुडिशरी को ये पूरा का पूरा जो डिसीजन है इस सेम सेक्स मैरिज को लेकर लीगल राइट्स प्रोवाइड कराने का, ये सारी की सारी चीजें जो है वो लेजिस्लेशन के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ना कि जुडिशरी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, और क्या यहाँ पे जो पांचों जजेस थे उन्होंने यहाँ पे इन दोनों आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद क्या कहा। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे 5 जज थे, जिसमें से 2 जजेस ने, जो आपके जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस संजय किशन कौल, इन लोगों ने ये कहा कि जो सेंटर का ये कहना है कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो सिर्फ पार्लियामेंट डील करेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये कहकर आप जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको आप ये नहीं कह सकते, उसका इस्तेमाल आप इन सारी चीजों में नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे जुडिशरी जो है कोई सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कर रही है। ये हमारी ड्यूटी है कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं उन्हें हम इंटरप्रेट करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप एक देखो, एक ये भी यहाँ से LGBTQ कम्युनिटी से जोड़ा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सेम सेक्स मैरिज का और सेम सेक्स रिलेशनशिप का ये जो चलन चला है, ये सिर्फ और सिर्फ शहरों में है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल, ये 2 लोगों ने ये कहा कि देखो ये कोई एलीट कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन कॉन्सेप्ट है। ऐसे कपल्स और सेम सेक्स जो है वो हम रूरल एरियाज में भी पा सकते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन की साइकोलॉजी और इमोशनल चीजों की बात हो रही है, एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 जजेस का ऐसा कहना था। लेकिन जो बाकी 3 जज थे उन्होंने बिल्कुल ही ये सरकार के जो आर्गुमेंट्स थे उनके साथ जाना पसंद किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बनता है कि जुडिशरी जो है इस पूरे के पूरे लीगल प्रोविजन को लेकर यहाँ पर जजमेंट दे। बेहतर यही है कि जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो लेजिस्लेचर संभाले। अब देखिए ये सारी बातों को करने के बाद जो ओवरऑल यहाँ पर डिसीजन निकल के आया कि
पांचों जजों ने ये एक्सेप्ट किया सबसे पहले कि देखो ये सारी बातें सही हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सिर्फ एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करनी है, इसके बाद जो पेंशन्स का एक्ट होगा, क्योंकि उन्हें उनके स्पाउसेस को फिर पेंशन देने का भी प्रोविजन करना पड़ेगा, फिर इनहेरिटेंस का जो प्रोविजन है जो लिखा हुआ है उन सारी लॉ में नियमों में बदलाव लाने पड़ेंगे, कई सारे और एक्ट बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ कुछ कह के आ रहे थे कि 100 से भी ऊपर जो है यहाँ पे कानूनों को बदलना पड़ेगा अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करते हैं। और यहाँ पर एक ये फैक्चुअल बात है कि अभी हमारी सोसाइटी जो है इस चीज के लिए रेडी है कि नहीं है, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि देखो ऐसा नहीं है कि अगर लीगल राइट नहीं मिल रहा है तो जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। रिकॉग्नाइज करने का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता है कि अगर आपकी शादी को रिकॉग्नाइज किया गया तो आपके रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 377 हटाने का ही मतलब था कि सेम सेक्स कपल्स को जो है रिकॉग्निशन मिल चुकी है। और जहां तक बात रही इनकी सिक्योरिटी की, तो हम बिना शादी का अधिकार दिए भी इन जो ये ऐसे कपल्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसके ऊपर एक कमेटी का गठन करके जो केंद्र सरकार है वो सारी चीजों को देखे। तो ऐसी कुछ चीजें जो है निकल के आई। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ने जो ओवरऑल जजमेंट दिया जिसमें लिखा हुआ था कि इन पर्संस को भी राइट टू फ्रीडम है और इनकी मर्जी के हिसाब से किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो इस अधिकार से हम उन्हें मना नहीं कर रहे हैं, ये सारे अधिकार जो हैं उन्हीं के उनके पास हैं और एक लीगल स्टेटस उन्हें प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो निकल के आई। अब देखो यहाँ पर जो पेटिशनर्स थे उन्हें बहुत ही आशा थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो पूरी की पूरी 5 जजेस की बेंच है वो जो है इनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज कर लेगी। बट आप समझो कि भारत जैसी सोसाइटी के अंदर इतना आसान नहीं होता है इस तरीके के निर्णय करना। 377 के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है, हम अब बात करेंगे उसी सेक्शन की कि सेक्शन 377 जो है अगर आप देखोगे तो ये ब्रिटिश राज की लेगेसी थी। मैकुले, अगर आपको पता होगा, आपको याद होगा कि लॉर्ड मैकुले जो कि फर्स्ट लॉ मेंबर थे, आपके कह लो गवर्नर काउंसिल के, जो कि ब्रिटिश राज के समय उन्होंने जो है इस प्रावधान का शुरुआत की थी, इस प्रोविजन की शुरुआत की थी। उन्होंने ही जो है 377 को जो है आप कह लो कि इस नियम को जो है भारत के अंदर ले आए थे। और कहा यह जाता है, अगर आप न्यूज़पेपर्स भी देखोगे कई सारी जगह, कि ये जो 377 की पूरी लैंग्वेज और इंटेंशन है ये पूरी तरीके से मैकुले की ही थॉट प्रोसीजर है। जो मैकुले चाहते थे उन्होंने इस चीज को एज इट इज रखा। तो यहाँ पे 377 को लेकर देखो क्या हुआ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय चीफ जस्टिस थे आपके दीपक मिश्रा, उन्होंने 377 को डिक्रिमिनलाइज करने का निर्णय लिया कि सेम सेक्स अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं आपस में, होमोजीनियस कपल्स हैं, तो वो कोई क्राइम नहीं है करना, वो कि क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों को हटाया गया। दो यहाँ पर देखो 377 के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नहीं बदला गया, वो ये थी कि अगर इन कपल्स के बीच में कोई अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज पाई जाती हैं या फिर कोई भी लेस्बियन या गे है, उनमें से किसी भी एक का पार्टनर जो है वो जो है रजामंदी नहीं दे रहा है अगर किसी भी तरीके की फिजिकल रिलेशनशिप की, तो उन चीजों को क्राइम माना जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोविजन को हटाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये एक तरीके से एलजीबीटी कम्युनिटी को जो है सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करा रहा था कि अगर इन केस जो है आपस जो कपल्स हैं उनके बीच में अगर इस तरीके की कोई दिक्कत होती है तो वो जाके इस चीज को एज अ क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो जब ये निर्णय सुनाया जा रहा था तब उस समय जो है जजेस ने ये भी कहा कि 156 इयर्स ओल्ड जो है ये पूरा का पूरा आपका नियम चला आ रहा है और ये काफी इरैशनल और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटिव है, और हमने अपनी जनता के साथ इतने सालों तक ये डिस्क्रिमिनेशन होने दिया। देखो 377 ये कहता है कि अगर जो पहले का लॉ था, जो मैकुले ने ओरिजिनली बनाया था, कि अगर कोई भी पर्सन होमोसेक्सुअलिटी में जाता है यानी सेम सेक्स के साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसको 10 साल की यहाँ पे जेल हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है कही गई।
फिर देखोगे आप बाद में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जब 377 को डिमोलिश किया जा रहा था, कि ये पूरी तरीके से जो है हमारे जो नागरिक हैं उनका जो है पूरा अधिकार है कि वो अपने जो पार्टनर हैं वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, क्योंकि ये उनका राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है एक तरीके का। तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं, और फाइनली जो है 377 को डिक्रिमिनलाइज करने के बाद भी सोशियो इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि जो पूरी 5 जजेस थी उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को जो है लीगलाइज नहीं किया है। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 23 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर जो है नेशन वाइड वोटिंग कराकर यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया, और 10 कंट्रीज ऐसी हैं यहाँ पर जिन्हें जो है मतलब आप कह लो कि कोर्ट के थ्रू यहाँ पे कोर्ट में अपील करनी पड़ी, उसके बाद कोर्ट के डिसीजन से यहाँ पर जो है पूरी की पूरी आप कह लो कि सेम सेक्स मैरिज को अपनी कंट्री में लीगलाइज किया है। यहाँ आप मैप देख सकते हो, ये जो डार्क ब्लू कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ये सारी की सारी वो जगहें हैं जहां पे सेम सेक्स जो मैरिज है वो लीगल है। दूसरा जो आपको लाइट में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ राइट्स दिए गए हैं, यानी कि अभी जैसे हमारे भारत में कुछ राइट्स मिले हैं उन्हें, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया गया है। और बाकी जो आप कुछ रीजन देख रहे हो जिसमें लाइनिंग्स बनी हुई है, यहाँ पूरी तरीके से जो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लगाए गए हैं। तो आप देख रहे हो, और ये पूरा का पूरा जो डेटा निकल के आया है, ये कहां से आया है, देखो यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स कैंपेनिंग की रिपोर्ट थी, मैरिज इक्वालिटी अराउंड द वर्ल्ड, यहां से पूरा डेटा निकल के आया है। और सॉरी एक चीज आप यहाँ पे कर लो, ये टोटल 33 हो गई है, क्योंकि 23 वो कंट्रीज हैं जहां पे वोटिंग सिटीजन ने वोटिंग की कि नहीं इस चीज को आप लीगलाइज करो। 10 कंट्रीज ऐसी हैं यहाँ पर जिन्होंने ये कहा है कि कोर्ट के थ्रू जाकर, कोर्ट का रास्ता खटखटाकर अपने देशों में जो है इस कानून को लागू करवाया है। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि भारत में आज के समय इसके ऊपर डिबेट चल रही है, वैसे ही आपका चेक रिपब्लिक, जापान और फिलीपींस एंड थाईलैंड के अंदर भी ये डिबेट चल रही है कि क्या हमें LGBTQ कम्युनिटी की जो मैरिजेस हैं उन्हें लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन सेगमेंट। देखो आज का जो क्वेश्चन है वो मैकुले से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बबिंगटन मैकुले थे उनका जो फेमस मैकुले मिनट आया था वो किस ईयर में आया था। तो यहाँ पे आप सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप मुझे ये बताओ कि भारत की जो अभी सोशल कंडीशन है उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है वो किस हद तक सही है, या फिर हमें जो है ये स्टेप ले लेना चाहिए था, इतना बोल्ड स्टेप, और इनकी मैरिज को लीगलाइज कर देना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक भारतीय नागरिक हैं और उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स जैसी चीजें हैं। तो आप सब अपने व्यू पॉइंट्स जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर।